कभी सोचा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच आखिर क्या बिजनेस कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये कहानी सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो सवाल ये है कि भाई, इंडिया की दवाइयों और वेनेजुएला के तेल में क्या कॉमन है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन असल में ये दोनों एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिश्ते की दो अहम कड़ियां हैं। तो ये देखिए, ये है उन इंडियन कंपनियों की लिस्ट जिनका वेनेजुएला में अच्छा खासा दखल है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, ये कहानी सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। लिस्ट काफी लंबी है और अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े प्लेयर की, एनर्जी सेक्टर। इसे आप भारत वेनेजुएला के कारोबारी रिश्ते की बैकबोन कह सकते हैं। इस लिस्ट पर नजर डालिए। यहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर की 6 बड़ी कंपनियां हैं। ओएनजीसी विदेश से लेकर इंडियन ऑयल कॉर्प से लेकर रिलायंस और नैरा एनर्जी तक। तो जाहिर है, यही वो सेक्टर है जहां इंडिया की पकड़ सबसे मजबूत है। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं कि इन कंपनियों का वहां एक्सपोजर है, तो इसका मतलब क्या है? क्या सबका काम एक जैसा है? नहीं, असल में ये हर कंपनी के लिए अलग है। आइए इसे 2 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। एक तरफ हैं वो कंपनियां जिनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो वहां के प्रोजेक्ट्स में सीधे सीधे पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं, जैसे ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया। और दूसरी तरफ हैं वो कंपनियां जो ऐतिहासिक रूप से वहां से कच्चा तेल खरीदती आई हैं, बड़े खरीदार, जैसे रिलायंस, नयारा और एमआरपीएल। तो मतलब एक हैं सीधे मालिक या पार्टनर और दूसरे हैं बड़े ग्राहक। ठीक है, तो तेल गैस की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये रिश्ता इससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है। एनर्जी के अलावा 3 और बड़े सेक्टर्स हैं जहां इंडियन कंपनियां मौजूद हैं: इंजीनियरिंग और ईपीसी, फार्मा और फिर मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल। ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना डाइवर्सिफाइड है। मतलब ये कनेक्शन सिर्फ फ्यूल या तेल से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ खरीदने बेचने का सौदा नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने का भी है। चलिए अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग और ईपीसी से। यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल का नाम आता है। उनका कराकास में एक दफ्तर है जो वहाँ के इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है मेटल्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ जिंदल स्टील एंड पावर का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। वो वेनेजुएला का सबसे बड़ा आयरन ओर कॉम्प्लेक्स चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एसेट है। और अब आते हैं फार्मा सेक्टर पर। इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि मार्केट कैसे बदलता है। इसकी कहानी को 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, मार्केट में एंट्री, जैसे सिप्ला, जिसका वेनेजुएला को जरूरी दवाइयां एक्सपोर्ट करने का इतिहास रहा है। दूसरा, वहां अपनी जमीन बनाना, सन फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा जैसी कंपनियां वहां अपनी लोकल सब्सिडियरी के जरिए काम करती हैं। और तीसरा, मार्केट से एग्जिट। ये बिल्कुल ताज़ा है। डॉक्टर रेड्डीज ने 2024 में अपनी वेनेजुएला सब्सिडियरी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। तो ये दिखाता है कि बिजनेस कितना डायनामिक है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। कहानी आखिर कहाँ पहुंचती है? 4। ये नंबर याद रखिए। ये हैं वो 4 पिलर्स जिन पर इंडिया का वेनेजुएला के साथ बिजनेस टिका है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है कि इंडिया का इंटरेस्ट सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, बल्कि कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। कुल मिलाके ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। एक तरफ एनर्जी पर निर्भरता है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं और साथ ही मार्केट की बदलती स्ट्रैटेजीज भी हैं। अगर हम इस बदलते हुए सीन को देखें, तो ऐतिहासिक रूप से रिलायंस जैसी कंपनियों के साथ कच्चे तेल का बड़ा व्यापार था। आज की तारीख में ओएनजीसी जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जिंदल जैसे इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जारी हैं। और 2024 में डॉक्टर रेड्डीज का एग्जिट एक नया मोड़ है। ये दिखाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार बदल रही है। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, इनमें से कौन से कनेक्शन टिके रहेंगे और कौन से बदल जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।